बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 ठीक है, जो कि आपके पास वेक्टर्स है। हम स्टार्ट करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फ्री वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन वो किसी पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करता है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फ्री वेक्टर आपके पास क्या है, ठीक है, दिस लोकेट वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑरिजिन। मतलब ये कि पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से ड्रा होता है, फ्री वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑरिजिन से ड्रा नहीं होता। आप ये देखें, अगर आप इसको देखें, मैं इस एक को मिटा देता हूं, ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर ए। आप देखिए ये पॉइंट P2 को लोकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 को लोकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P1, ठीक है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, या आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज डेल्टा आर बी। डेल्टा आर बी पॉइंट P1 को लोकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P2, और P1 और P2 दोनों आपके पास ऑरिजिन नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा आर ए आपके पास है, डेल्टा आर ए ये देखिए पॉइंट P2 को लोकेट कर रहा है, और पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। तो डेल्टा आर ए पॉइंट P2 को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव है, ठीक है, और R1 आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो R2 माइनस R1। अगर आप डेल्टा आर बी को देखें तो ये पॉइंट P1 को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव, R1 माइनस R2। तो ये दोनों आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों में फर्क क्या है, डेल्टा आर ए और डेल्टा आर बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि डेल्टा आर बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ए, ठीक है। अच्छा, डेल्टा आर ए R2 माइनस R1, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये R2 माइनस R1 होगा कि R1 माइनस R2 होगा? तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखें कि वो किस पॉइंट को लोकेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर ए आपके पास जो है वो पॉइंट P2 को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट P2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 पॉजिटिव होगा। अगर आप डेल्टा आर बी को देखें तो ये पॉइंट P1 को लोकेट कर रहा है, ये किस चीज को लोकेट कर रहा है, पॉइंट P1 को लोकेट कर रहा है, तो पॉइंट P1 का पोजीशन वेक्टर R1 आपके पास जो है वो पॉजिटिव है, R2 विल बी नेगेटिव। अब देखिए पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, तो आप इसको देख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। R1 माइनस R2 ये x1 माइनस x2 होगा प्लस y1 माइनस y2, ठीक है, आपके पास होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। और अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को मालूम करना चाहते हैं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो इससे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस क्या है, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड फिर मालूम करें, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं MCQ, ठीक है, टू मॉस्किटोज या टू एरोप्लेन्स में लिख लूंगा, टू एरोप्लेन्स A1 and A2 are flying where coordinates of both aeroplanes are 1, 2, 3 kilometer and 3, 4, 5 किलोमीटर, ठीक है। दो एरोप्लेन्स है जो कि फ्लाई कर है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स, ये दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। देन हाउ फार टू एरोप्लेन्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों एरोप्लेन्स एक दूसरे से कितने दूर होंगे, ठीक है। तो मैं ए ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, या तो आप इन कोऑर्डिनेट से इन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें, लेकिन ये x, ये y, ये z, ये आपके पास x, y, z, तो x को आप x से सब्ट्रैक्ट करेंगे
y को आप y से सब्ट्रैक्ट करेंगे, z को आप z से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर इस उसको माइनस कर रहा हूं तो देखिए 3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, x2 - x1 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर अंडर दी रूट 3 - 1 2 स्क्वायर, 4 - 2 2 स्क्वायर, 5 - 3 स्क्वायर, ये भी आपके पास 2 स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक है, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो आपके पास ऑप्शन अंडर रूट 12 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपके पास 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपके पास जो है 3 + 4 7, 7 + 5 12 और 12 + 6 ये आपके पास 18 किलोमीटर, और डी ऑप्शन आपके पास बना दैट इज 6 किलोमीटर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है अंडर द रूट ऑफ 12 किलोमीटर है। ठीक है, दो एरोप्लेन्स है, फ्लाई कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपके पास, तो हाउ फॉर द टू एरोप्लेन्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो आप या तो इन कोऑर्डिनेट से उसको माइनस करो और स्क्वायर निकाल लो, या उससे आप इसको माइनस करके स्क्वायर निकालें, वैल्यूज मैग्नीट्यूड्स आपके पास सेम आएंगे, सिर्फ फर्क डायरेक्शन का होगा। ठीक है, तो अंडर 12 किलोमीटर ये दो एरोप्लेन्स एक दूसरे से दूर होंगे। तो इस वेक्टर को बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फ्री वेक्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ। ठीक है, मैं इसके साथ लिख लूंगा कैन चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव स्केलर नंबर अगर मैं ले रहा हूं, पॉजिटिव स्केलर नंबर, ठीक है, मैं अगर लिख लो डी आपके पास है दिस इज 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, अगर इसके साथ मैं +2 मल्टीप्लाई करूं +2d, तो ये आपके पास 2 × 5 मीटर ईस्ट, और ये आपके पास 5 × 2 = 10 मीटर ईस्ट। तो देखिए डायरेक्शन वही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपके पास चेंज हो गया। तो पॉजिटिव स्केलर नंबर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर आप +1 मल्टीप्लाई करें तो +1 ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर आप +1 मल्टीप्लाई करें ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अगर आप -1 या नेगेटिव स्केलर नंबर में लो, नेगेटिव स्केलर नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है, तो वो क्या चेंज करेगा, कैन चेंज, या मैं लिख लूंगा बोथ चेंज मैग्नीट्यूड इज वेल इज डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा और डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं अगर यही वेक्टर लूं, अगर इसके साथ आप -2 मल्टीप्लाई करें, -2d, तो -2 5 मीटर ईस्ट। ठीक है, और मैं लिख लूंगा -2d 5 × 2 = -10 मीटर ईस्ट, या इसको मैं लिख सकता हूं 10 मीटर माइनस ईस्ट, और माइनस ईस्ट किस चीज के बराबर है, ये वेस्ट के बराबर है। ठीक है, तो -2d ये आपके पास क्या होगा 10 मीटर वेस्ट। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ 5 मीटर से 10 मीटर, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अगर आप -1 मल्टीप्लाई करें, -1 वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर सिवाय +1 वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर आप नेगेटिव स्केलर नंबर एक्सेप्ट -1, तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आप -1 मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें, देखिए -1d, ठीक है, ये -1 और मैं 5 मीटर ईस्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो -d ये आपके पास 5 मीटर माइनस ईस्ट, और माइनस ईस्ट आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू वेस्ट।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ डायरेक्शन आपके पास चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर नंबर, ठीक है, विद अ वेक्टर। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर एडिशन ऑफ वेक्टर से मैं थोड़ा सा पहले जनरल डिस्कशन कर लूं, तो मैं अगर लूं दो वेक्टर्स, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। याद रखें, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है तो वो एक दूसरे के साथ दो एंगल्स बनाते हैं, थीटा आई और ये थीटा ओ। मैं इसको लिख लूंगा दिस इज आउटर एंगल, मैं इसको लिख लूंगा दिस इज इनर एंगल। ठीक है, ये आपके पास आउटर एंगल, ये आपके पास इनर एंगल। दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ दो एंगल्स बना सकते हैं। एक आपके पास इनर एंगल, या इनर एंगल को मैं स्मॉलर एंगल बी लिख सकता हूं, और दूसरा आपके पास आउटर एंगल, या इसको मैं लिख सकता हूं लार्जर एंगल। और याद रखें, दो वेक्टर्स के दरमियान जो इनर एंगल और स्मॉलर एंगल है, ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज इफेक्टिव एंगल। ये आपके पास इफेक्टिव एंगल होता है, और ये आपके पास इनइफेक्टिव एंगल होता है। ठीक है, ये आपके पास इफेक्टिव एंगल, ये आपके पास इनइफेक्टिव एंगल होता है। तो याद रखिए, दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ दो एंगल्स बनाते हैं, एक इनर और स्मॉलर, दूसरा आउटर और लार्जर। एडिशन ऑफ वेक्टर हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो, स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो हर जगह पर हम इनर एंगल को प्रेफर करेंगे, बिकॉज इनर एंगल इज अ इफेक्टिव एंगल। इनर एंगल आपके पास जो है वो इफेक्टिव एंगल होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम एंगल क्या होगा, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल क्या होगा, तो वो आपके पास 180 डिग्री आपके पास होगा। द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। किस तरह, आप इन दो मार्कर्स को देख लें। अगर ये दो वेक्टर्स है, ये इनर, ये आउटर, या ये स्मॉलर, ये लार्जर, अगर मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं, एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं, ये 180। अब इनर और आउटर की बात खत्म हो गई, स्मॉलर और लार्जर की बात खत्म हो गई, ये भी 180 और ये भी 180। लेकिन अगर इसके बाद मैं फिर एंगल बढ़ाऊं, तो ये एंगल तो बढ़ जाता है लेकिन ये कम हो जाता है। अब मैं इसको लूंगा, इसको मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो 180 के बाद फिर आपके पास एक एंगल स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा, लेकिन हम इफेक्टिव एंगल कौन सा लेंगे, हम इनर एंगल और स्मॉलर एंगल लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। सो द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम इनर एंगल को ले, इनर, या मैं इसको लेता हूं स्मॉलर एंगल, इनर और स्मॉलर एंगल, तो इसका रेंज आपके पास होगा 180 से कम और 0 से ज्यादा। देखिए, मैंने आपको बताया कि 180 पे इनर और आउटर की बात खत्म हो जाती है। तो जब इनर एंगल की हम बात करते हैं तो 180 नहीं हो सकता, 180 से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। तो जब हम इनर एंगल की बात करें या स्मॉलर एंगल, then the angle limit will be in between 0 and 180। और इनर एंगल आपके पास ना तो 180 हो सकता है और ना आपके पास 0 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं लिख लो all range of angles between two vectors, all range of angles between two vectors, तो थीटा आपके पास 180 से कम या ज्यादा से ज्यादा 180 के बराबर, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 180 तक एंगल पॉसिबल है। तो देखिए, मैं अगर आप लोगों से पूछ लो कि एंगल का लिमिट क्या होगा बिटवीन टू वेक्टर्स, तो फ्रॉम 0 टू 180, फ्रॉम 0 टू 180, इसमें 0 और 180 इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर मैं इनर एंगल की बात करूं तो इनर एंगल में 0 और 180 इंक्लूड नहीं होता, ये एक्सक्लूड होता है।
जब हम इनर एंगल की बात करें तो फिर 0 और 180 नहीं होगा, लेकिन रेंज ऑफ एंगल 0 से लेकर 180 तक पॉसिबल है। लेकिन इनर एंगल की जब हम बात करें तो फिर तो आपके पास एक छोटा और एक बड़ा होगा, और फिर 180 और 0 आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये आपके पास जरूरी बात है एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के लिए भी। द इफेक्टिव एंगल इज इनर एंगल और स्मॉलर एंगल। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये। व्हाट इज द रेंज ऑफ इनर एंगल और स्मॉलर एंगल, तो ये। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपके पास बन गए। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करें टू गेट अ सिंगल वेक्टर, ठीक है, और उस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो तमाम वेक्टर्स जिसको हमने ऐड किया है उसके इफेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं हेड टू टेल रूल। ठीक है, और इसको मैं ग्राफिकल मेथड भी कहता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और सेकंड आपके पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, और इसको हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन आपको पता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करें टू गेट अ सिंगल वेक्टर whose effect will be same as that of all vectors which we are aided. फॉर एग्जाम्पल, एक मास पे 4 बंदे फोर्स लगा रहे हैं और हर एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल 40 न्यूटन फोर्स। अगर 4 बंदों के बजाय एक बंदा उस पर फोर्स लगा ले 40 न्यूटन का, तो वो चारों के इफेक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो एडिशन में हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते टू गेट अ सिंगल वेक्टर। ठीक है, अच्छा, आपके पास जो हेड टू टेल रूल है जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखें, ये आपके पास लेस एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट, बट दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव, दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, और ये आपके पास जो होता है दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, बट दिस इज लेस इंफॉर्मेटिव। ठीक है, दोनों आपके पास एमसीक्यू पॉइंट्स है इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। लेस एक्यूरेट, ग्राफिकल मेथड लेस एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, एरो से हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तो अगर आप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो जरूर उसमें आपके पास एरर आएगा, क्योंकि आपको पता है द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, तो जरूर उसमें एरर होगा, तो वो एरर आपके पास स्केल में भी आएगा। ठीक है, और मोर इंफॉर्मेटिव, चूंकि डायग्राम से आप देखते हैं इधर से गया इस साइड पे फिर इस साइड से, तो आप डायग्राम से तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है जिसको हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। दिस इज मोर एक्यूरेट और लेस इंफॉर्मेटिव। ये मोर एक्यूरेट क्यों है? मोर एक्यूरेट क्यों है? मोर एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इसमें हम रूलर का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपली एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं आम एनालिटिक मेथड से। ठीक है, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं आम एडिशन एनालिटिक, जिस तरह हम नंबर्स ऐड करते हैं उस तरह हम डायग्राम ड्रा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें एरर नहीं होता, तो मोर एक्यूरेट, और इसमें चूंकि फिगर नहीं होता तो लेस इंफॉर्मेटिव। आप देखिए ना, मैप जो होता है ना, मैप वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मैप को देखकर आप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है लेस एक्यूरेट, मोर इंफॉर्मेटिव, ये आपके पास मोर एक्यूरेट बट लेस इंफॉर्मेटिव है आपके पास। ठीक है, अब यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम हेड टू टेल रूल को लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज ए, और ये आपके पास बी वेक्टर है। और याद रखिए एक बात, जब हम लेते हैं ना द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मतलब ये होता है it means the difference in the directions of
two vectors. The difference in the directions of two vectors. ठीक है, तो इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अगर मैं आपको कह दूं कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री. अगर मैं कह दूं द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन में 90 डिग्री का फर्क होता है. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, अब देखिए ये आपके पास ए का डायरेक्शन है और ये बी का, तो दिस इज थीटा. हम इस एंगल को लेते हैं. ठीक है, ये आपके पास एंगल होती है कि डायरेक्शन आपके पास ये है, ये ए यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये है, तो हम एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, तो यहां पर हम a प्लस बी लेते हैं. ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू a प्लस बी, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स. द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट. ये आपके पास वेक्टर का सम है. और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पॉसिबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल तो कुछ भी पॉसिबल होता है बिटवीन द टू वेक्टर्स. पहली बात तो आप लोग ये याद रखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव. a प्लस बी दिस इज इक्वल टू b प्लस ए. तो इसका मतलब आपके पास ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव. एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास है, दिस इज कम्यूटेटिव. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर आप वेक्टर्स की पोजीशंस को चेंज कर जाए, रिजल्टेंट वेक्टर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगर आप वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स के पोजीशन को चेंज कर जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, सारे प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे करता है. आपके बुक में नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया. हाँ, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव. अच्छा, ये आपके पास वेक्टर सम है. अच्छा, एक होता है मैग्नीट्यूड का सम और एक वेक्टर सम आपके पास होता है. ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं मालूम करूं तो इसके लिए पाइथागोरस फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट. ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम कि आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट. ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. और ये थीटा आपके पास क्या है? This is the angle between the two vectors. This is the angle between the two vectors. तो A का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है, B का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको पता है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है आपके पास, और वो आपके पास क्या है? नंबर फर्स्ट, resultant vector is magnitude of the resultant vector is equal to the sum of the magnitude of the two vectors. ठीक है, इसको हम कहते हैं this is the maximum possible sum. ठीक है, this is the maximum possible sum. ये आपके पास maximum possible sum है. ठीक है, और ये कब possible है? This is only possible when angle between the two vectors is a 0. तो याद रखिए, अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा. वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा. इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर. Then the angle between the two vectors will be 0, and this is the maximum possible sum. और याद रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता.
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास अंडर रूट है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपके पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ सम of square of the magnitude of two vectors is equal to the magnitude of a resultant vector, ठीक है। एंड ये आपके पास पॉसिबल है if the vectors are perpendicular। बाकी ये फार्मूला आपको किसी भी एंगल पे नहीं मिलेगा। और देखिए मेन फार्मूला यही है, अगर ये फार्मूला आप देखें थीटा 0 तो cos 0 is 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट a प्लस b होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अगर थीटा को मैं 90 पुट करूं तो cos 90 इज 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड आपके पास जो है R is equal to A minus B और R is equal to B minus A। याद रखिए ये आपके पास मिनिमम पॉसिबल सम है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल सम, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, किस एंगल पे पॉसिबल है, व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हो तो फिर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा। तो जब वेक्टर्स पैरेलल हो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो वो आपको मिनिमम पॉसिबल सम देगा। और ये बात याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मिनिमम से कभी भी कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं अगर इसको जनरली लिख लो, अगर मैं इसको जनरली लिख लो फॉर इनर एंगल, ठीक है। और इनर एंगल आपको पता है थीटा इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। 180 और 0 इसमें पॉसिबल नहीं है, तो रिजल्टेंट आर मैक्सिमम से कम होगा और आर मिनिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इनर एंगल की हम बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आर मैक्सिमम से कम होगा और मिनिमम से ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर मैं लूं फॉर ऑल रेंज ऑफ एंगल, फॉर ऑल रेंज ऑफ एंगल्स, ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर आर मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है और आर मिनिमम के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आर मिनिमम से ज्यादा भी हो सकता है और मैक्सिमम से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। मिनिमम कब होगा, व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होगा। अब देखिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं एक एमसीक्यू, व्हाट इज द पॉसिबल सम, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट, ठीक है। ए ऑप्शन आपके पास जो है 18 यूनिट, बी ऑप्शन आपके पास जो है 3 यूनिट, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास जो है 12 यूनिट और डी ऑप्शन आपके पास जो है 60 यूनिट, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। इसका बहुत आसान तरीका है, आप क्या करें जल्दी से दोनों को सम करें, 10 प्लस 6 16, ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, ठीक है। 10 प्लस 6 16, ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 16 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये दो तो कट गए। अच्छा फिर डिफरेंस निकालें, 10 माइनस 6 4, 4 से कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 से लेकर 16 तक ये आपको सम दे सकते हैं ये दोनों, तो ये 12 देखे ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पॉसिबल सम
तो पॉसिबल सम आपके पास जो होगा वो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान पॉसिबल है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू फोर्सेस 20 Newton and 15 Newton if they are not parallel nor anti-parallel. ठीक है, what is the possible sum of two forces 20 Newton and 15 Newton if they are not parallel nor anti-parallel. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 20 + 15 35 न्यूटन, बी ऑप्शन 20 - 15 5 न्यूटन, सी ऑप्शन 38 न्यूटन और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन। तो देखिए 20 + 15 35, ये मैक्सिमम से, ये आपके पास 35 मैक्सिमम पॉसिबल सम है और मैक्सिमम तो तब होगा, ठीक है, जब वो पैरेलल होगा, लेकिन आपको बताया गया है कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। और आपको ये भी बताया गया है कि एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो 20 - 15 हम एडिशन तब करते हैं व्हेन दे आर पैरेलल, हम सब्ट्रैक्शन तब करते हैं व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, 20 - 15 5, ठीक है, जब एंटी पैरेलल होगा और आपको बताया गया कि एंटी पैरेलल नहीं है। 20 + 15 35, 38 इससे ज्यादा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 25 को देखें तो ये आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो 25 न्यूटन आपके पास आंसर होगा। तो देखिए मुख्तलिफ बुक्स में और प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखें तो इस किस्म के एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम या व्हाट इज द पॉसिबल सम। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में जल्दी दोनों को ऐड करो, वो मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वो मिनिमम पॉसिबल सम होगा। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता सम, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। तो फिर देखिए आपसे क्या मांगा गया है, खुद ब खुद जो है आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं एमसीक्यू R is equal to C plus D, R is equal to C plus D, then what is the possible angle? What is the possible angle between C and D? C और D के दरमियान पॉसिबल एंगल क्या होगा? ए ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 30 डिग्री और डी ऑप्शन ऑल आर पॉसिबल। ऑल आर पॉसिबल। एक बात जहन में बैठा दे कि वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। और अगर आपको वेक्टर सम गिवन हो, वेक्टर सम, अगर आपको वेक्टर सम गिवन हो तो इसका मतलब है सी और डी के दरमियान कोई भी एंगल पॉसिबल है, तो ऑल आर पॉसिबल। अगर मैं इस तरह लिख लो R is equal to the sum of magnitude of A and B, so ये सिर्फ 0 डिग्री पे पॉसिबल है। ये मैग्नीट्यूड का सम है और वो आपके पास वेक्टर सम है। सी डी मैंने लिए तो मैं यहां पर C और D ले लूंगा। तो मैग्नीट्यूड का सम वो 0 डिग्री पे पॉसिबल है और वेक्टर सम आपके पास जो है, वेक्टर सम आपके पास जो है उसके लिए कोई भी एंगल आपके पास पॉसिबल है। वेक्टर सम से आप एग्जैक्ट एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एडिशन ऑफ वेक्टर है। यहां पर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास वेक्टर सम गिवन हो R is equal to A plus B, तो A और B के दरमियान कोई भी एंगल पॉसिबल है। वेक्टर सम से आप एग्जैक्ट एंगल के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड से आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं कि R is equal to A plus B and
resultant vector magnitude is equal to a square plus b square plus ab under the root. तो मैं आपसे पूछ सकता हूं what will be the angle between the two vectors? Theta is equal to dash between a and b. a और b के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? तो देखिए, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से आप एंगल के बारे में बता सकते हैं, एग्जैक्ट एंगल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में 2ab cos थीटा है, यहां पर ab है, तो मैं अगर लू 2ab cos थीटा, इसके बजाय यहां पर ab है, सो ab एंड ab इज कैंसल। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 या cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो मैं एंगल क्या लू कि cos थीटा आपको 1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू दे, हाफ वैल्यू आपको दे। ठीक है, तो 45 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आपके पास जो होगा इट विल बी 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री होगा, क्योंकि cos 60 आपके पास जो है ये आपको हाफ वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 2 cos थीटा इज मिसिंग, ये तो मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो ए बी तो है, बट 2 cos थीटा इज मिसिंग, और 2 cos थीटा के बजाय यहां पर 1 है, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप एंगल के बारे में बता सकते हैं। मैं अगर लिख लूं रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एंड the magnitude of a resultant is p square plus q square plus under the root of 2pq. मैं इस तरह इसको लिख लेता हूं। The sum of two vectors a, p and q is equal to r, where the square of the magnitude of a resultant is equal to this one. तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं थीटा आपके पास होगा डैश बिटवीन p and q, p और q के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा? तो सिंपली आप यहां से मालूम कर सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2pq, और वहां पर आपके पास ए बी के बजाय 2pq cos थीटा आपके पास बन जाएगा। तो pq एंड pq इज अ कैंसल, अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 cos थीटा। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। तो cos थीटा किस एंगल पे आपको 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 वैल्यू देता है, तो वही ऑप्शंस आप लिख लें। 45 डिग्री, बी ऑप्शन 30 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास जो है 0 डिग्री। तो 45 डिग्री आपके पास जो है वो आंसर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आप वेक्टर सम से कभी भी एंगल के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आसानी के लिए मैं लिख लेता हूं लेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। दो फोर्सेस है, ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F, दो फोर्सेस है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैं 2F लिख लेता हूं, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F where the resultant is equal to 2F। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपके पास होगा वो आपके पास 2F होगा। So what will be the angle between the two forces? दो फोर्सेस के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? तो देखिए F प्लस F ये आपको 2F देता है, और हम सिंपली मैग्नीट्यूड को सम कब करते हैं? when the vectors are parallel, when the vectors are parallel। ठीक है, तो थीटा आपके पास 0, तो F प्लस F ये सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, या अगर ये दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो तब ये पॉसिबल है। सेकंड, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F।
रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2f, या याद रखिए अंडर रूट 2 आपके पास 1.4 के बराबर है, 1.4 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास किस एंगल पे पॉसिबल है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f, under the root of 2 times of f, then what will be the angle between the two vectors? So it means the vectors are perpendicular, और ये देखिए a square plus b square under root के बजाय आपके पास ये बन जाएगा 2f square, ये under root 2, ये आपके पास f square. So if the magnitude of a resultant is equal to under the root of 2f, then what will be the angle between the two vectors? तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर मैं लिख लो कि रिजल्टेंट बी एफ के बराबर है, टू फोर्सेस F1 is equal to F2 is equal to F, the resultant is also equal to F, then what will be the angle between two vectors? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? तो ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस तरह लिख लूं, दो वेक्टर्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज 10 यूनिट, द रिजल्टेंट इज आल्सो 10 यूनिट, रिजल्टेंट भी आपके पास 10 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो ये 120 पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्थ पॉइंट आपके पास, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, बल्कि रिजल्टेंट के बजाय मैं सी लिख लूंगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड C square is equal to A square B square as well. The vector sum of two vectors A and B is equal to C vector, where the sum of square of the magnitude of a two vector is also equal to the square of magnitude of C. So what will be the possible angle between the two vectors? तो ये आपके पास 90 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिए, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर कब होगा? ए माइनस बी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस बी। आप लोगों को पता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम उस तरह डील करते हैं जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर को डील करते हैं। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बी वेक्टर है। ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी। ये आपके पास ए प्लस बी हो गया है। अब अगर मैं बी के डायरेक्शन को अपोजिट कर लूं, ये आपके पास माइनस बी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास जो है ये a माइनस बी आपके पास बन गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम एडिशन ऑफ वेक्टर के तरीके से ही डील करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को आपने उल्टा करना होगा। तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। अगर मैं लिख लो, आप ये बताएं कि a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कब होगा? अगर आपको ये बताया जाए कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a और b दोनों नॉन जीरो हो तो a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कब होगा? अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर a और b नॉन जीरो हो तो a प्लस बी और a माइनस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हाँ, मैं इस तरह लिख सकता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ b इज इक्वल टू 0 और बोथ
a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अगर a और b दोनों 0 हो तो फिर आपके पास a प्लस b और a माइनस b बराबर होगा, या अगर b आपके पास 0 हो, ठीक है, अगर b सिर्फ 0 हो तो a इज इक्वल टू a बन जाएगा। अगर a और b दोनों 0 हो तो आपके पास a प्लस b और a माइनस b दोनों फिर आपके पास बराबर होंगे। लेकिन अगर a और b दोनों नॉन जीरो हो तो कभी भी a प्लस b a माइनस b के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। हाँ, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये कब बराबर हो सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपके पास बराबर होंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन a एंड b। क्योंकि देखिए ये a प्लस b है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b is equal to the magnitude of their difference। ठीक है, then what will be the possible angle between the two vectors? तो ये आपके पास 90 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, P is equal to a plus b and Q is equal to a minus b। ठीक है, और अगर मैं लिख लो कि P is equal to magnitude of Q, तो ये कब पॉसिबल है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90। इस तरीके से ये क्वेश्चन, बल्कि मैं इसी को वही 7 लिख लेता हूं, इसको और इसको, ये एक ही आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्टाइल जो है इसका डिफरेंट है। एक जगह पर a प्लस b को हमने P कहा और दूसरी जगह पर हमने Q कहा। ठीक है, अच्छा आपके पास जो है 8 नंबर पॉइंट, आपके पास 8 नंबर पॉइंट इस तरह मैं लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू a प्लस b एंड Q इज इक्वल टू a माइनस b। P इज इक्वल टू a प्लस b एंड Q इज इक्वल टू a माइनस b। याद रखिए a और b के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, ए और बी के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। ठीक है, और P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। मैंने इसको P लिखा, दिस इज P, और ये A माइनस बी को मैंने Q लिख लिया। तो A और B के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो मैं आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन P एंड A, theta is equal to dash between Q and A। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन P एंड Q। P और Q के दरमियान एंगल आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, P और Q के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा? P और A के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा? Q और A के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा? तो याद रखें, अगर A और B के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये भी आपके पास 45 डिग्री, ये भी आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि आपने मैट्रिक में थ्योरम पढ़ा है कि जिस ट्राइंगल के दोनों साइड्स के लेंथ बराबर हो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री, ये भी आपके पास 45 डिग्री, और P और Q के दरमियान एंगल क्या होगा? तो 45 प्लस 45 ये आपके पास 90 डिग्री होगा। इवन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं 4 क्वेश्चन कि थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन A एंड B। A और B के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं वहां पर और यहां पर। सो थीटा आपके पास जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया है। ठीक है, अच्छा
अब आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक पॉइंट है, आपके पास 9 नंबर पॉइंट है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेयर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। ए और बी के मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो बराबर है, ठीक है। ए और बी के मैग्नीट्यूड आपके बल की जरूरत नहीं है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। मैं इसी तरह लिख लेता हूं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ one vector increases n times, a resultant also increases n times। अगर a और b में से आप एक वेक्टर को n टाइम्स बढ़ा लें, रिजल्टेंट भी n टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर आप ये बताएं थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर्स है ए और बी, ठीक है। अगर उन दोनों में मैं एक वेक्टर को डबल कर लूं, रिजल्टेंट भी डबल। अगर उन दो वेक्टर्स में मैं एक वेक्टर को 3 टाइम्स कर जाऊं, रिजल्टेंट भी आपके पास 3 टाइम हो जाता है। अगर उन दो वेक्टर्स में मैं एक वेक्टर को 5 टाइम्स कर जाऊं, रिजल्टेंट भी 5। दोनों में एक वेक्टर आप n टाइम्स करें, रिजल्टेंट भी n टाइम। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? ये 120 डिग्री पे आपके पास होगा, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली n टाइम्स, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। दो वेक्टर है a और b, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है वो a प्लस बी के बराबर है, और आपको यह भी बताया गया है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, सो थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन a एंड b। यह आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि दो वेक्टर्स है f1 और f2, f2 2f है और f1 f है। तो आप ये बताएं व्हाट विल बी द वेयर द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो उसी से मैंने बनाया, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबल है 120 डिग्री एंगल पे। दो वेक्टर्स है a और b, ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, बट रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो दिस इज ओनली पॉसिबल एट 120 डिग्री एंगल, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और याद रखिए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाऊंगा, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये तीनों आप पढ़ के आ जाए। थैंक यू सो मच।